अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th का जो कोर्स तब्दील हुआ है उसकी हमने बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी है और आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा था। आज हमने ब्लड के बारे में पढ़ना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। तो बिना वक्त ज़ाय किए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो बिना वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे नकलो हमल होती है। तो दो मेन की होती हैं, एक होती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरी होती है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे करता है। उसके अंदर ऐसे इंसानी खून में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समय पहले जो टॉपिक है वो है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, खून और उसके अज्जा। तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू द बॉडी। इसका काम होता है, इसका मेन जो काम होता है वो होती है नकलो हमल, मतलब किसी मटेरियल को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। इट कैरीज इंपॉर्टेंट मटेरियल टू वेयर दे आर नीडिड। ये अहम मवाद को वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स। ये क्या करती है, ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के तमाम सेल तक पहुँचा देती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक पहुँचा देती है। ब्लड आल्सो डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द सेल्स। अभी क्या कहता है कि भाई जो खून है ना ये हमारी ग़िज़ा से न्यूट्रिएंट्स लेकर सेल तक पहुँचाता है, हार्मोन से लेकर ग्लैंड तक, ताकि ऑर्गन तक पहुँचे, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी सेल से किडनी तक पहुँचाता है ताकि ये खारिज हो जाए। अबाउट 55% ऑफ ब्लड इज़ कम्पोज ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। हमारे ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, 55% मौजूद होता है। वाइल जबकि 45% हमारा जो ब्लड है वो सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ बना होता है। द अडल्ट ह्यूमन हैज़ अबाउट 5 लीटर ब्लड इन द बॉडी। एक जवान जो इंसान होता है उसके अंदर 5 लीटर खून होता है। आगे हमें बता रखा है भाई ब्लड प्लाज्मा। यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा की थोड़ी सी डिटेल दी हुई है। इट इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा ब्लड का एक माया हिस्सा होता है, मतलब लिक्विड पोर्शन होता है। इट इज़ कम्पोज 90 से 92% वाटर। ये 90 से 92% पानी पर मुश्तमिल होता है, 7 से 9% प्रोटीन पर और एक दूसरे मवाद से। तो देखेंगे प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज़ आर इम्पोर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज़ जो है ना वो प्लाज्मा प्रोटीन एक अहम प्रोटीन है। एंटीबॉडीज़ डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। ये पैथोजेंस के खिलाफ लड़ने के लिए बॉडी में मदद करती हैं। अब आगे है फिब्रोनिजिन। ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो क्या करती है, जो ब्लड को जमाती है। जैसे देखा ना, अगर चोट लगती है तो फ़ौरन खून रुक जाता है, वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। आगे है एल्बुमिन। ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो क्या करती है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पानी का जो तवाज़ुन है उसे बरकरार रखती है। आगे है साल्ट, नमकियात। द इम्पोर्टेंट प्लाज्मा साल्ट आर मेड ऑफ, मतलब जो प्लाज्मा के नमकियात होते हैं, जो साल्ट होते हैं ना, वो सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ना कुछ कम मिकदारें होती है कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, कॉपर की, पोटाशियम की और जिंक की। आगे है न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड हार्मोन्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स, बकार मादे और हार्मोन्स भी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। प्लाज्मा कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक glucose, lipids and amino acids. These nutrients enter into the blood from the digestive system. मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स, ये जो अज्जा है ना, ये खून के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से दाखिल होते हैं। द वेस्ट प्रोड्यूस बाय सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अब ये जो बेकार मादे होते हैं ये भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी प्लाज्मा में होते हैं। आगे है रिस्पायरेटरी गैसेस। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर डिजॉल्व इन प्लाज्मा। मतलब बहुत ही कम मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन की प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है। ऑक्सीजन इज़ मैनली कैरिड बाय रेड ब्लड सेल। ऑक्सीजन जो होती है वो मैनली तौर पर रेड ब्लड सेल कैरी करता है। बट अबाउट 1.5% ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। लेकिन अब 1.5% ऑक्सीजन प्लाज्मा में होती है। फॉर्म सिमिलरली अबाउट 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एज, मतलब 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में मौजूद होती है। तो आगे है ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़। तो रेड ब्लड सेल, जिसको इथ्रोसाइट भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड बाइनोकेव सेल्स विद अ डिप्रेशन एट द सेंटर। रेड ब्लड सेल डिस्क की शेप की तरह होते हैं, सेल्स होते हैं और इनके बीच में ना एक दबाव होता है। दे कंटेन हेमोग्लोबिन विच टर्न्स ब्राइट रेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डार्क रेड व्हेन डीऑक्सीनेटेड। इनके पास हेमोग्लोबिन भी होता है जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्राइट रेड कलर देता है, रेड कलर, और जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना तो फिर ये डार्क रेड कलर देता है। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये
ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की कम मिकदार को ट्रांसपोर्ट करता है। देयर आर 4 to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल पर क्यूब मिलीमीटर ऑफ ब्लड। यहाँ पे 4 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं क्यूब पर मिलीमीटर पर। बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ रेड ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इन लीवर एंड स्प्लीन। मतलब जब हम पैदा हो रहे होते हैं ना, या फिर पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद, मतलब जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तब हमारा खून लीवर और स्प्लीन बनाते हैं। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, तो जो हमारा खून है वो बनाते हैं रेड बोन मैरो। ये एक हड्डी होती है, शॉर्ट बोन्स होती है जैसे स्ट्रेनम, रिब्स एंड वर्टिब्रेट, ये खून बनाते हैं फिर हमारा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन रेड ब्लड सेल इट्स न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स आर ब्रोकन डाउन। जैसे ही रेड ब्लड सेल बनना शुरू होता है तो न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन रेड ब्लड सेल की जो एवरेज लाइफ है वो 120 डेज़ की, मतलब 120 दिन बाद वो दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं। वैन रेड ब्लड सेल्स कंप्लीट देयर एज, जैसे ही रेड ब्लड सेल की एज कंप्लीट हो जाती है तो ये क्या करते हैं, स्प्लीन और लीवर पुराने वालों को रिमूव कर देते हैं। आगे है वाइट ब्लड सेल जिनको लिकोसाइट्स भी कहते हैं। पता चला लिकोसाइट्स आए और आपके पता ही नहीं है भाई, लिकोसाइट्स ही वाइट ब्लड सेल को कहते हैं और इसी तरह इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल को कहते हैं। चलो, वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता और इनकी भी कोई शेप नहीं होती, मतलब ये इरेगुलर शेप होते हैं। देयर आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। ये कहाँ बनते हैं, ये भी रेड बोन मैरो में बनते हैं। सम वाइट ब्लड सेल मैच्योर इन लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, थाइमस और स्प्लीन। वाइट ब्लड सेल आर लार्जर इन साइज एंड लेस इन नंबर। रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना वो साइज़ में छोटे होते हैं और नंबर में ज़्यादा होते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल साइज़ में तो बड़े लेकिन नंबर में कम है। एन एवरेज ऑफ 7000 वाइट ब्लड सेल पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट विद इन द नॉर्मल रेंज फॉर अडल्ट। मतलब कि हमारे अंदर जो एवरेज अमाउंट होती है ना वाइट ब्लड सेल की वो 7000 होती है। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। ये हमें क्या मदद करते हैं, ये हमें ना न्यूट्रल, मतलब हमें ना दिफा करने के लिए ताकत देते हैं बीमारियों के खिलाफ। देयर लाइफ स्पैन डिपेंड्स अपॉन द नीड्स। दे आर सेवरल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी वाइट ब्लड सेल की क्या होती है, टाइप्स हैं। वाइट ब्लड सेल की भी सेवरल टाइप्स है, तो पढ़ लेते हैं। जैसे ग्रेनुलोसाइट्स। दीज वाइट ब्लड सेल्स हैव ग्रेनुल्स इन साइटोप्लाज्म। इन वाइट ब्लड सेल के पास क्या होता है, ग्रेनुल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। दे इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। देयर नेम्स टेल द स्टैंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। ये इनके नाम ही क्या जाहिर कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म की प्रॉपर्टीज़ को जाहिर कर रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड क्लीन अप डेड सेल्स एट इन्फेक्शन साइट। जहाँ पे हमें इन्फेक्शन हो जाती है, ऐसी जगह जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे वो क्या करता है, ये न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है और डेड सेल को भी साफ़ कर देता है वहाँ से। अब आगे है ओसिनोफिल्स फाइट विद पैरासाइट्स एंड काज एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करता है, ये पैरासाइट से फाइट करता है और किसकी वजह बनता है, एलर्जिक रिएक्शन की। आगे है बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामाइन टू काज इन्फ्लामेशन एंड प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करता है, इसकी वजह होती है कि सूजिश पैदा कर देता है और एलर्जिक रिएक्शन भी पैदा करता है। आगे है हमारे पास एग्रानुलोसाइट्स। दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियर होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्रानुलोसाइट्स। अब इसकी भी 2 टाइप्स हैं आगे, एक है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स मैक्रोफेज विच इंगल्फ द जर्म्स एंड डेड सेल्स। मोनोसाइट्स क्या बनाता है, मैक्रोफेज बनाता है जो क्या करता है, जर्म्स और डेड सेल को निगल लेता है। आगे है लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबायोटिक्स बनाता है अगेंस्ट पैथोजन, जो पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। आगे है सेल लाइक बॉडी, मतलब सेल जैसे इस्साम, जिसे हम प्लेलेट्स भी कह सकते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। तो प्लेलेट्स आर नॉट होल सेल। प्लेलेट्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ सेल लाइक बॉडीज़ होते हैं, ये पूरे मतलब मुकम्मल सेल नहीं होते। देयर आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो। प्लेलेट्स लेक का न्यूक्लियस, प्लेलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। देयर लाइफ स्पैन 7 से 12 दिन की होती है। आ मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड कंटेंट्स 2,50,000 प्लेलेट्स। इतने सारे प्लेलेट्स। वैन अ ब्लड वेसल इज डैमेज, जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होती है ना तो प्लेलेट्स क्या करते हैं, उस जगह पर जहाँ पे डैमेज हुआ होता है वहाँ पे आके इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। हेयर दे कन्वर्ट प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजिन इनटू फिब्रिन। वो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, जो प्लाज्मा प्रोटीन थी ना हमारे पास फिब्रिनोजिन, उसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देंगे। अब फिब्रिन मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, ये करेगा भाई एक नेट बना देगा जो कि रेड ब्लड सेल को बाहर जाने से रोकेगा। मतलब जहाँ पे खून निकल रहा होता है ना तो वहाँ पे क्या होता है, प्लेलेट्स बनना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से खून बाहर नहीं आता, खून में निकलने में कमी आ जाती है। द मास ऑफ फिब्रिन एंड रेड ब्लड सेल हार्डेंस, दिस हार्ड मास इज कॉल्ड क्लोट। तो वहाँ पे क्या बनना शुरू होता है, लोथरा बनना शुरू होता है जिसे हम क्लोट कहते हैं। द क्लोट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग अंटिल द डैमेज वेसल इज रिपेयर्ड। तो वो क्लोट क्या करता है, वो खून को रोक कर रखता है जब तक कि हमारा जो वेसल डैमेज हुआ था ना, जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाता।
समझ में आ रही है? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। अब है ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल के बारे में पढ़ेंगे। अब हार्ट इज़ अ मैस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। हार्ट एक मैस्कुलर ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है। किसकी मदद से? ब्लड वेसल्स की एक नेटवर्क होता है, उसकी मदद से पंप करता है ब्लड को। द हार्ट लाइज विद इन द चेस्ट कैविटी, जो क्या होता है हमारे सीने के खला में होता है। बीनेथ द स्ट्रेनम बिटवीन टू लंग्स। आपने देखा होगा ना कि हमारा जो लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर क्यों है राइट से? वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे थोड़ा सा हार्ट का हिस्सा आता है। आगे हम पढ़ेंगे भाई हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखता है कैसा, किस चीज़ से बना होता है। देयर इज़ अ टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट, इट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। दिल के ऊपर एक सख्त थैली होती है जिसे पेरिकार्डियम देते हैं। इट सिक्रेट्स अ फ्लूइड अराउंड हार्ट, ये क्या करती है? फ्लूइड खारिज करती है हार्ट के इर्द गिर्द। दिस फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड हार्ट। जैसे ही दिल पंप कर रहा होता है ना, तो जब वो पंप करेगा तो फिर रगड़ भी पैदा होगी। अब पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान रगड़ पैदा ना हो, इसलिए फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन को कम कर देता है। लाइक बर्ड्स एंड अदर मैमल्स, मतलब परिंदे और दूसरे जानवरों की तरह, ह्यूमन हार्ट हैज़ टू साइड्स। मतलब इंसानी दिल के भी दो साइड्स होते हैं, दो अतराफ होते हैं। द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड इज कॉल्ड सेप्टम। एक दो दीवारों के दरमियान, लेफ्ट और राइट के दरमियान जब एक दीवार आएगी उसे सेप्टम कहेंगे। मतलब एक ऐसी दीवार जो जिस्म के दो हिस्सों को अलग अलग करियो, उसको हम क्या कहेंगे? सेप्टम कहेंगे। ईच साइड इज डिवाइडेड इंटू टू चैम्बर। हर साइड किस में डिवाइड है? टू चैम्बर्स में डिवाइड है। तो द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया। जो ऊपर की तरफ चैम्बर होगा उसे क्या कहेंगे? आर्ट्रिया कहेंगे, और सिंगुलर आर्ट्रियम। जबकि जो नीचे की तरफ चैम्बर होगा ना, मतलब दिल के नीचे की तरफ, तो उसे क्या कहेंगे? वेंट्रिकल। द आर्ट्रिया हैव थिनर वॉल्स। आर्ट्रिया के पास जो होती है वो बारीक दीवार होती है, जबकि वेंट्रिकल्स के पास मोटी दीवार होती है। स्पेशल फ्लैप्स कॉल्ड वाल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ बोथ साइड्स। मतलब कि जो चैम्बर्स हैं इनके दोनों तरफ में क्या होते हैं? वाल्व्स होते हैं। मतलब दिल के भी स्पेशल पर्दे होते हैं, खास पर्दे होते हैं जिनको वाल्व कहते हैं। ये जो वाल्व है ना, ये एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं। जैसे द वाल्व बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड ट्राइकुस्पिड वाल्व। मतलब ये जो वाल्व है ना, जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है, उनको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ट्राइकुस्पिड वाल्व, जो कि तीन टिश्यू से, मतलब तीन पर्दों से मिलकर बना होता है। द वाल्व बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब वो वाल्व जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होगा उसको बाइकस्पिड वाल्व कहेंगे, जो कि दो पर्दों से मिलकर बना होगा, मेड ऑफ टू फ्लैप्स। एज द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट, जैसे ही वेंट्रिकल्स क्या होगा? सिकुड़ेंगे, तो ट्राइकुस्पिड एंड बाइकुस्पिड वाल्व क्लोज क्या होगा? तो जो राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ थे ना, वो क्लोज हो जाएंगे। सो द ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक इन टू द आर्ट्रिया। तो क्या होगा कि खून वापस मतलब पीछे जाना शुरू नहीं कर देगा, आर्ट्रिया के अंदर वापस नहीं जाएगा। इन दिस वे ब्लड इज पम्प फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू लार्ज वेसल। तो क्या होगा? ब्लड पंप करना शुरू कर देगा वेंट्रिकल्स की तरफ, वो वेंट्रिकल्स क्या करेगा? उसे लार्ज वेसल की तरफ भेज देगा। आज सेमिलुनार वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन ईच वेंट्रिकल्स एंड लार्ज वेसल्स। तो इसी तरह एक पर्दा जो सेमिलुनार कहलाता है वो एक वेंट्रिकल और लार्ज वेसल के दरमियान मौजूद होता है। दीज वाल्व्स प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल। ये क्या करता है कि जो ब्लड हम लार्ज वेसल के अंदर डाल रहे हैं ना, तो ये प्रिवेंट करता है ब्लड को कि ये वापस पीछे वेंट्रिकल्स में ना जाए। तो समझ में आ रही है कि वाल्व का काम सिर्फ रोकना हो रहा है कि भाई बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। यहाँ पे हमने 3 वाल्व पढ़े हैं, तो तीनों का काम ही एक ही है कि जो ब्लड है ना वो बैक फ्लो ना करे, उसे प्रिवेंट करें बैक फ्लो से। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अब। अच्छा, आगे है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द राइट साइड ऑफ द हार्ट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी। जो दिल का दायां मतलब बायां हिस्सा है ना, वो क्या करेगा? वो जिस्म से खून जमा करेगा और उसे लंग्स की तरफ भेज देगा, फेफड़ों की तरफ भेज देगा। जबकि जो ब्लड का लेफ्ट साइड है ना, वो लंग्स से, फेफड़ों से खून जमा करके दिल की बॉडी की तरफ भेज देगा। इट मीन्स दैट ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो हार्ट है वो डबल पंप करता है। इट इज़ डन इन द फ्लोइंग। तो कुछ बता रखे हैं। तो टू वेन्स जैसे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब सिंपल सी बात है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार तो कम ही होगी। तो यहाँ पे दो मेन इन्होंने वेन बता रखी है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, जो क्या करती है? ये फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये पूरे जिस्म से खून लेती हैं डीऑक्सीजनेटेड, सिवाय लंग्स के। दीज वेन्स ओपन इन द राइट आर्ट्रियम। जो कहाँ पे ओपन होती है? राइट आर्ट्रियम में। द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट आर्ट्रियम क्या करेगा? सिकुड़ेगा और इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। अब राइट वेंट्रिकल जो है ना, ये क्या करेगा? राइट वेंट्रिकल
भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सिकुड़ेगा और इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज में भेज देगा। अब पल्मोनरी आर्टरीज इस ब्लड को लेगी और कहाँ से छोड़ देगी, लंग्स तक। मतलब इसने डायरेक्ट नहीं पहुँचाया, सुपीरियर और इन्फीरियर ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया पूरे जिस्म से सिवाय लंग्स को, फेफड़ों को छोड़कर। राइट एट्रियम में भेजा, राइट एट्रियम सुकड़ कर इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजा, राइट वेंट्रिकल सुकड़ कर इसको पल्मोनरी आर्टरीज में भेजा। पल्मोनरी आर्टरीज ने इस ब्लड को लिया और कहाँ छोड़ दिया, फेफड़ों तक। अब लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो रहा है, ब्लड से बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ब्लड के अंदर से डाला जा रहा है। तो फिर ब्लड जो था ना, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई थी। फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी वेंस कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बैक। तो क्या करता है कि फेफड़ों से पल्मोनरी वेंस क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है वापस। अब ऑक्सीजनेटेड है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। दीज वेंस ओपन इन द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में जाके ओपन हो जाते हैं। दिस ब्लड इज पम्प्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, अब इस ब्लड को पंप किया जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। वैन लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है, ब्लड को पंप करता है, तो क्या होगा, ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, जिसको ओटा कहते हैं। अब फ्रॉम ओटा, अब ओटा से क्या होगा, अब ओटा से ना दिस ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ। अब ओटा क्या करेगा, मतलब ओटा भी ब्लड का मतलब हार्ट का हिस्सा, जो क्या करेगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था ना, उसको तमाम बॉडी तक पहुंचा देगा। आगे है पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड देन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो ये क्या करती है पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, के ब्लड का जो फ्लो है ना, दिल से फेफड़ों की तरफ और फेफड़ों से दिल की तरफ, ये क्या कहलाती है, हमारे पास एक पल्मोनरी कहलाती है। तो अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं कि डायग्राम बनाना बहुत आसान है। अगर किसी को नहीं आती डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। डायग्राम ज़रूर बनानी है। तो अगर किसी को नहीं आती तो मैंने हार्ट बनाने का आसान तरीका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया, तो वहाँ जाकर देख लें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस सिंपल से आप लोगों ने देखना है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ओटा कहाँ है, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है। सिमिलरली द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू एंड देन फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मतलब कि जो खून का बहाव है ना, दिल से बॉडी टिश्यू की तरफ और बॉडी टिश्यू से दिल की तरफ, ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का कहलाती है। यहाँ पे डिफाइन बता रहे थे। आगे है हार्ट बीट, मतलब दिल की धड़कन, द अल्टरनेटिंग कंस्ट्रक्शन सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन डायस्टोल ऑफ हार्ट चैम्बर्स मेक वन हार्ट बीट। मतलब कि कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना सिस्टोल को कहलाएगा, रिलैक्सेशन यानी कि फैलना डायस्टोल कहलाएगा दिल का। दिल के चैम्बर्स का सिकुड़ना और फैलना एक हार्ट बीट पैदा करता है, एक दिल की धड़कन पैदा करता है। द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट 70 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर हमारा दिल 70 मरतबा धड़कता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द हार्ट रेट, इसे हम क्या कहते हैं, दिल की शरह भी कहते हैं, दिल की रफ्तार भी कहते हैं। हार्ट बीट हैज़ 2 फेजेस। अब दिल की धड़कन के 2 फेज होते हैं, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। अब जो सिस्टोल है ना, सिस्टोल occurs when both ventricles contract to pump the blood into pulmonary arteries and aorta। सिस्टोल जब होगा, मतलब कंट्रक्शन जब होगी, जब वेंट्रिकल जबकि दोनों वेंट्रिकल्स है ना दिल के, वो सिकुड़ेंगे और ब्लड को पंप करेंगे पल्मोनरी आर्टरीज और ओटा में, तब हमारे पास कौन सा अमल होगा, सिस्टोल का अमल होगा। आगे है डायस्टोल। डायस्टोल उस वक्त होगा इमीडिएटली जब जैसे ही सिस्टोल खत्म हो जाएगा, जैसे ही सिस्टोल एंड होगा, उसी के बाद फ़ौरन डायस्टोल शुरू हो जाएगा। वैन बाउथ आर्टरिया रिलैक्स होंगी और ब्लड इंटर द आर्टरिया, जब क्या होगी, दोनों की दोनों आर्टरिया रिलैक्स होती हैं और फ़ौरन ब्लड उनके अंदर इंटर हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरिया फिल्स द वेंट्रिकल्स, जैसे ही आर्टरिया सिकुड़ती है तो क्या होता है, वेंट्रिकल्स भर जाता है। तो यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हुए हैं, जैसे ड्यूरिंग सिस्टोल लब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकॉप्सिड एंड बाइकॉप्सिड वाल्व। वो कहते हैं जैसे ही ना भाई सिस्टोल शुरू होता है, जहाँ पे क्या होती है, पाउथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो जो ये लब की आवाज़ आती है ना, लुब की, तो वहाँ पे ट्राइकॉप्सिड और बाइकॉप्सिड वाल्व क्लोज हो रहे होते हैं, तो उनकी क्लोज होने की वजह से लब की आवाज़ आती है। आगे है ड्यूरिंग डायस्टोल डब की आवाज़ आती है, तो वो भी इस वजह से आती है कि सेमुलुनर वाल्व क्या होती है, वो क्लोज हो रही होती है, तो जब वो क्लोज होती है तो वो एक आवाज़ पैदा करती है डब की। तो यहाँ तक तो बहुत ही आसान था, सब बच्चों को पता होता है कि कैसे होता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना। आगे है हमारा थर्ड टॉपिक, ब्लड वेसल्स, जिसमें से मैं पहले आ रही है आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या करती हैं, खून को दूर लेके जाती हैं दिल से। इन एडल्ट ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज जो होती है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, जबकि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं। द थिक walls of arteries are made of an inner layer of endothelium, a middle layer of smooth muscles and elastic tissues, and an outer layer of connective tissues। मतलब कि जो आर्टरीज होती है ना, इनकी इनर लेयर एंडोथेलियम से बनी होती है, इनकी जो मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स होते हैं और इलास्टिक टिश्यूज़ होती है, और जो इनकी आउटर लेयर होती है ना, वो हमारे पास कहलाती है
कनेक्टिव टिश्यूज, आर्टरीज आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, आर्टरीज मजबूत और लचकदार होती हैं। द होलो इंटरनल कैविटी ऑफ आर्टरीज इन विद द ब्लड फ्लोज इज कॉल्ड ल्यूमन। यानी कि आर्टरीज जो होती है ना, इनकी 3 लेयर्स होती हैं। अंदरूनी जो होती है वो एंडोथेलियम से बनी होती है, और जो दरमियानी होती है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है। जो आखिरी होती है ना, आउटर लेयर, वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। आर्टरीज आर स्ट्रॉन्ग मतलब ये मजबूत और लचकदार होती हैं। अब आर्टरीज का वो अंदरूनी हिस्सा जो जिस्म तक खून पहुँचाता है उसे हम ल्यूमन कहते हैं। व्हेन आर्टरीज इंटर बॉडी ऑर्गन्स, जैसे ही आर्टरी जो होती है ना वो मतलब बॉडी जिस्म की अज़ा तक पहुँचती है तो ये स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। जैसे ही आर्ट्रियोल्स टिश्यू के अंदर इंटर करती है तो वहाँ जाके वो किस में डिवाइड हो जाती है, वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। अब आगे है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, ये सब में छोटी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। द वाल्स ऑफ कैपिलरीज आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है इसकी वाल, जो कि है एंडोथीलियम से बनी होती है। दिस लेयर इज सो थिन एंड देन वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कैन पास थ्रू इट, मतलब कि इतनी बारीक होती है कि इसमें से पानी, अज्जा, ऑक्सीजन पास कर जाते हैं टिश्यू फ्लूइड के अंदर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एसिड प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड कैन पास थ्रू इट टू इंटर ब्लड। तो इसी तरह मतलब कि ये इतनी बारीक होती है ना कि इनके अंदर से वाटर, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन क्या करते हैं, टिश्यू फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह ये इतनी बारीक है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे बेकार मवाद को भी टिश्यू फ्लूइड में जाने देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, ब्लड के अंदर चली जाती हैं। इन टिश्यूज़ कैपिलरीज यूनाइटेड टू फॉर्म स्मॉल वेंस, टिश्यूज़ के अंदर कैपिलरीज क्या करती हैं, तकसीम होकर क्या बना देती है, वेन्यूल्स बना देती है। फिर वेन्यूल्स क्या करती है, ये भी इकट्ठे होकर वेंस बना देती है, मतलब रगे बना देती हैं। आगे है वेंस। वेंस कैरी ब्लड टुवार्ड द हार्ट। अब देखो आर्टरीज का काम था कि वो खून को दिल से दूर लेकर जा रही थी, जबकि वेंस का काम है ये दिल के पास ला रहा है। इन एडल्ट ऑल वेंस कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी, जबकि वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही थी। जबकि पल्मोनरी वेंस मतलब पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द वाल्स ऑफ वेंस आर कंपोज्ड ऑफ द सेम 3 लेयर्स एज प्रेजेंट इन द आर्टरी वाल, जैसे आर्टरी वाल के अंदर जो 3 लेयर्स थी वो उसी से कंपोज होकर वेंस की वॉल्स बनी है। इनर लेयर जो थी वो एंडोथीलियम से थी, मिडल लेयर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से थी, और आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से थी। तो इन वैन द मिडल लेयर इज कंपेरेटिवली थिन, तो इसकी जो मिडल लेयर होती है ना वो थिन होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज के मुकाबले में इट हैज़ लेसर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज, ये कम स्मूथ होते हैं और कम लचकदार टिश्यूज होते हैं। द ल्यूमन ऑफ द वेंस इज ब्रॉडर दैन दैट ऑफ आर्टरीज, मतलब इनका जो ल्यूमन वाला हिस्सा होता है ना वो कम ब्रॉडर होता है निस्बत आर्टरीज के। मोस्ट वेंस हैव वाल्व्स दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, काफ़ी सारी रगों के पास वाल्व्स होते हैं जो क्या करते हैं, खून के बैक फ्लो को रोकते हैं, उन्हें बचाते हैं वो, ताकि वापस पीछे ना चले जाएं, उन्हें बैक फ्लो से रोकते हैं। तो आगे है हमारे पास आर्ट्रियल एंड वेन्यूस सिस्टम। अब आर्ट्रियल सिस्टम क्या है, आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन आर लार्ज आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक, जो समय बड़ी आर्टरी होती है उसे कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, जो क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। इट ब्रांचेज इनटू 2 स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरी, जो किस में डिवाइड हो जाती है, 2 स्मॉलर मतलब 2 छोटी पल्मोनरी आर्टरीज में। ईच आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू ईच लंग, ये जो 2 पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो गई है तो दोनों क्या कर रही हैं, अलग अलग लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। आर्टरीज ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू ओटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा के अंदर जाता है। इट फॉर्म्स आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू हेड, शोल्डर एंड आर्म्स। ओटा क्या करता है, इसके पास आर्टरीज होती है जो ब्लड सप्लाई करती हैं हमारे सर को, हमारे कंधों को और हमारे आर्म्स मतलब हमारे बाजुओं को। ओटा पासिस थ्रू द थोरैक्स एंड बिकम्स डोर्सल ओटा, ये क्या करती है, ये एक थोरैक्स से गुजरती है जहाँ पे बन जाती है डोर्सल ओटा। इट मेक्स मैनी आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लोअर रीजन। अब ये क्या करेगी, ये और भी आर्टरीज बनाती है जो नीचे मतलब हमारी बॉडी के नीचे वाले हिस्से को ब्लड पहुँचाएगी। फॉर एग्जाम्पल हेपेटिक आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द लीवर एंड रेनल आर्टरीज। अब ये जो हेपेटिक आर्टरी है ये हमारे जिगर को और हमारे रेनल आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करती मतलब हमारे लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। आगे रेनल आर्टरीज है, ये हमारी किडनी मतलब हमारे गुर्दों को खून देती हैं। ओटा डिवाइड्स एंड मैक्स टू फेमोरल आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू लेग्स। ओटा और डिवाइड करके क्या बनाती है, 2 फेमोरल आर्टरीज बनाती है जो हमारे पाँवों को, हमारे लेग्स को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। आगे है वेनोस सिस्टम। वेन्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, 2 पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ हार्ट।
ये क्या करेगी, ये हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लेफ्ट आर्टरियम, दिल के लेफ्ट आर्टरियम को दे रही है। अब वेन्स ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है भाई, इसके अंदर दो मेजर वेन्स होती हैं, एक सुपीरियर वेना केवा और दूसरा इन्फीरियर वेना केवा। ये क्या करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं बॉडी से और कहाँ तक लेके जाती है, राइट आर्टरियम तक। द सुपीरियर वेना केवा इज मेड बाय ज्वाइनिंग ऑफ वेन्स फ्रॉम हेड, शोल्डर एंड आर्म। अब सुपीरियर वेना केवा किन वेन से मिलकर बना हुआ है, हम उन वेन से मिलकर बना हुआ है जो दिमाग, जो सर में है, हमारे बाजुओं में है और हमारे शोल्डर्स में है। अब इन्फीरियर वेना केवा जो है ना, वो उन वेन से बना हुआ है जो हमारे बॉडी के नीचे वाले हिस्से में है। फॉर एग्जाम्पल 2 वेमोफेरल वेन्स फ्रॉम लंग्स इम्पटी इनटू इन्फीरियर वेना केवा। मतलब अभी आपको बताया ना कि इन्फीरियर वेना केवा नीचे वाले हिस्से से मिलकर बना हुआ है उनकी रगों से। रेनल वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द किडनीज। अब रेनल वेन्स क्या करती है, ब्लड लेती हैं हमारी किडनी से। हेप्टिक पोर्टल वेन क्या करेंगी, ये हमारी ब्लड कैरीज करेंगी एलिमेंट्री कैनाल से लीवर तक, और फिर लीवर से क्या करेंगी, हेप्टिक वेन्स क्या करेंगी, लीवर से कैरीज करेंगी ब्लड और उसे कहाँ तक लेके जाएंगी, इन्फीरियर वेना केवा तक। तो ये सब था इनका प्रोसेस के सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले हिस्से से मिलकर बना होता है और इन्फीरियर वेना केवा नीचे वाले से। जहाँ पे क्या हो रहा है कि रेनल वेन्स ब्लड कैरी करेंगे किडनी से, हेप्टिक पोर्टल वेन्स क्या करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल से लीवर तक ब्लड लेकर जा रही है, फिर लीवर से हेप्टिक वेन वापस इन्फीरियर वेना केवा में लेके जा रही है। तो आगे हमारे पास है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। अब कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर मतलब ऐसी बीमारियां जो दिल को और ब्लड वेसल्स को मुतासिर करती हैं, उनको मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर यानी कि CVD। सही है। आगे पहली जो डिजीज़ आ रही है वो है कोरोनरी हार्ट डिजीज़, जिसको हम CHD मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। इट इज़ द नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज़। ये जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं उनका बंद हो जाना या फिर उनका तंग हो जाना, जो कि क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है हार्ट मसल्स को। इस कंडीशन की जो मेन वजह है वो है आर्थरोस्क्लेरोसिस। अब ये आर्थरोस्क्लेरोसिस किस वजह से होती है, ये होती क्या है, तो ये जो आर्थरोस्क्लेरोसिस होती है ना, ये हम जो फैटी एसिड खाते हैं, मतलब ये जो हम चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं ना, जिनको हम प्लाइक्यू कहते हैं, वो हमारी आर्टरीज़ के अंदर जम जाती है। अब इसकी वजूहत क्या होती है भाई, हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब हम ज़्यादा खाते हैं लिपोप्रोटीन जिनके अंदर डेंसिटी कम होती है, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल ले सकते हो या फिर ब्लड में, और हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाना, या फिर स्मोकिंग या फिर डायबिटीज़। अब इसकी अलामत क्या है कि भाई अर्ली एज में, मतलब जल्दी उम्र में क्या हो जाना, हमारा सीना बढ़ना या फिर उसमें ज़्यादा दर्द हो जाना। आगे है रिस्क फैक्टर यानी कि खतरे के अवामिल, फैमिली हिस्ट्री, ऑब्सेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। मतलब कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना या फिर हमारी जो ज़िंदगी है उसकी लाइफस्टाइल फैक्टर ख़राब होना। आगे है प्रिवेंशन, मतलब एहतियात क्या करनी है, हेल्थी डाइट खानी है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमें स्मोकिंग से बचना है और अपनी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करना है। आगे है कॉम्प्लिकेशन, मतलब पेचीदगी, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर जो CHD है वो शदीद सूरत इख्तियार कर जाएगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइकोकार्डियल इन्फेक्शन बन जाएगा या फिर इसकी वजह से हार्ट भी फेल्यूर हो सकता है, मतलब गए। तो आगे है दूसरी बीमारी डिजीज़ है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियम मीन्स हार्ट मसल्स। मायोकार्डियम क्या कहते हैं, दिल के मसल्स कहते हैं, दिल के फट्टों को कहते हैं। इन्फार्क्शन मीन्स टिश्यू डेथ, मतलब ऐसे मसल्स जिनकी डेथ हो चुकी हो, ऐसे टिश्यू जिनकी डेथ हो चुकी हो। द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब दिल की जो टिश्यूज़ हैं, जो दिल के जो मसल्स हैं, उनकी डेथ हो जाना, उनका मर जाना क्या कहलाते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक, मतलब इसको हार्ट अटैक कहते हैं। इसका दूसरा नाम हार्ट अटैक है, पता चले हार्ट अटैक आए और आप लोग के हार्ट अटैक, अबे यार वो तो था ही नहीं बुक में। भाई लोग मायोकार्डियल को ही इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक कहते हैं। इट ओकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द हार्ट मसल इज ब्लॉक फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब कि जो दिल के बहाव की गुजरने की जो जगह है ना, वो क्या हो जाए, वो लंबे अरसे तक बंद हो जाए, लीडिंग टू डेथ ऑफ द हार्ट मसल। जो किसकी वजह बनता है, जिसकी वजह से हार्ट का जो मसल होता है वो मर जाता है। कास्टिप इसकी वजूहत क्या, ब्लॉकेज इज़ वन or more coronary arteries often caused by a blood clot that forms over atherosclerotic fluctuations, यानी एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आना, रुकावट आना, किसकी वजह से, आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लॉक के ऊपर ब्लड का जम जाने की वजह से। सब सिम्टम्स अलामत क्या है, चेस्ट पर सीने में दर्द होना, टाइटनेस सीने में जकड़न होना और उसका प्रेशर बढ़ जाना, सांस में कमी आना, स्वेटिंग पसीना आना, पेन रेडिटिंग टू द आर्म, हाथ में दर्द होना और नेक और जॉ में भी दर्द होना। अब इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है भाई, मेडिसिन ले लो जो क्या कर सके, जो क्लोट्स को डिजोल्व कर सके। अब एंजियोप्लास्टी टू
ओपन ब्लॉक आर्टरीज। अब एंजियोप्लास्टी भी होती है जो क्या करती है, आर्टरीज को जो ब्लॉक होता है उसे ओपन कर देती है। और स्टैंडिंग टू कीप आर्टरीज ओपन, और स्टेंटिंग भी होती है जो क्या करती है, आर्टरीज को ओपन करती है। फिर कॉम्प्लिकेशन मतलब पेचीदगी, अगर मतलब इसमें पेचीदगी ये होती है कि हार्ट फेल्यूर हो सकता है। आर्थिमिस मतलब इरेगुलर हार्ट बीट तेज़ या कम हो सकती हैं, या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब प्रिवेंशन मतलब एहतियात क्या करें। मेंटेनिंग वेट विद अ हेल्थी डाइट मतलब तवाज़ुन खाने के साथ अपने वज़न को बरकरार रखना। स्मोकिंग से बचना, रोज़ाना एक्सरसाइज करना, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ के प्रेशर को क्या करना, कंट्रोल करना। आगे है एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस को हम कॉमनली कहते हैं एंजीना इज़ द चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट काज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। अब ये जो एंजीना पेक्टोरिस जिसे हम आमतौर पे एंजीना कहते हैं, ये चेस्ट पेन या वो तकलीफ़ होती है जब क्या होता है, दिल के मसल तक खून की कमी होती है, मतलब खून की जो बहाव है ना वो बहुत कम होता है। ये जो होता है ना, ये टिपिकली ड्यू टू कोरोनरी दिल की बीमारी की वजह से होता है। एंजीना इज अ सिम्टम ऑफ CHD एंड ऑफन इंडिकेट दैट हार्ट इज़ नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन। मतलब एंजीना हमारे पास एक CHD मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की एक अलामत होता है, और हमें क्या इंडिकेट कर रहा होता है, हमें इशारा दे रहा होता है कि हार्ट के पास जो है ना ऑक्सीजन इनफ, मतलब ऑक्सीजन काफ़ी नहीं पहुंच रही है। सिम्टम्स अब इसके भाई इसकी अलामत क्या है, चेस्ट में पेन होना, डिस्कम्फर्ट फील करना, चेस्ट प्रेशर होना, सिक्वेसिंग होना, हैवीनेस मतलब भारीपन महसूस करना, पेन कैन रेडिएट टू द शोल्डर, आर्म्स और नेक मतलब हमारे कंधों में, गर्दन में और बाजू में दर्द महसूस करना। ट्रीटमेंट, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। लाइफस्टाइल चेंज, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। मेडिकेशंस, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रोसीजर्स लाइक एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट। आगे है कॉम्प्लिकेशन, अगर इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेल्यूर होने के रिस्क चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आगे है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिसीज़। तो स्मोकिंग इज़ द मेजर रिस्क फैक्टर टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिसीज़। अब यहाँ पे जो है ना, स्मोकिंग भी दिल की बीमारियों में ज़्यादा मेन किरदार अदा कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा हार्ट डिसीज़ हो जाती है। मतलब स्मोकिंग हमारे लंग्स, किडनी, ईच एंड एवरीथिंग बॉडी के पार्ट्स को नुकसान पहुँचा रहा है। तो आगे है इंक्रीज रिस्क ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस, मतलब इसकी वजह भी स्मोकिंग है। स्मोकिंग एसिलेरेट्स आर्थरोस्क्लेरोसिस बाय डैमेजिंग द एंडोथेलियम ऑफ आर्टरीज। स्मोकिंग क्या करती है, एंडोथेलियम ऑफ आर्टरीज को डैमेज कर देती है। आगे है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, मतलब ब्लड क्लॉट जो ज़्यादा बन रहे हैं वो किसकी की वजह से बन रहे हैं, स्मोकिंग की वजह से बन रहे हैं। स्मोकिंग इंक्रीजेज द चांसेस फॉर ब्लड टू क्लॉट बाय प्रोमोटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन। द क्लॉट्स दैट कैन ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज एंड लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक में भी स्मोकिंग का ही मेन किरदार है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, मतलब हमारे ब्लड प्रेशर को बिगाड़ने में भी स्मोकिंग का हाथ है। हर चीज़ में स्मोकिंग का हाथ है, तो स्मोकिंग को छोड़ क्यों नहीं देते। स्मोकिंग कंट्रीब्यूट टू एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बाय काजिंग वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब ये क्या कर रही है, हमारे वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रही है, सुखाड़ रही है। हार्ट रेट एंड रिथम एबनॉर्मलिटीज़, मतलब हमारी जो हार्ट बीट्स है उसको भी स्मोकिंग ही छेड़ रही है। आर्थमेट्स आर इरेगुलर हार्ट बीट दैट कैन बी डेंजरस। हार्ट बीट का बढ़ना ना कोई आम बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। स्मोकिंग अफेक्ट्स हार्ट रिथम बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, मतलब कि इसमें भी कुछ नहीं है। आगे ऑक्सीजन की डिलीवरी को भी यही कम कर देता है, क्योंकि सिगरेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है उसे इफेक्टिवली उसे मुतासिर कर देता है। ऑक्सीजन की डिलीवरी क्या करता है, फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, पूरे पे ही इसी का असर है। स्मोकिंग का सब में ज़्यादा असर बताया जा रहा है। स्मोकिंग कंट्रीब्यूट्स टू द नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। स्मोकिंग क्या कर रही है, जो आर्टरीज में जो कुशादगी आ रही है, पाँव की कुशादगी आ रही है, मतलब पाँव की आर्टरीज में जो कुशादगी आ रही है वो भी स्मोकिंग की वजह से ही हो रही है, विच कैन फर्दर स्ट्रेंथ द हार्ट, जो फिर से दिल को तकलीफ पहुँचाएगा। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना है तो बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलो MCQs करना शुरू करते हैं। तो पहला MCQs है, विच कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो भाई लोग वो है रेड ब्लड सेल, लगा दो C। दूसरा MCQs है हमारे पास, a person with low platelet count is likely to face difficulty in, किसमें उसे डिफ़िकल्टी होती है, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर प्लेटलेट की जो गिनती है वो कम हो, फेस डिफ़िकल्टी मतलब मुश्किलात को फेस करने के लिए, तो किन में, फाइट इन्फेक्शन, ब्रीथिंग, क्लॉटिंग ब्लड, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, भाई लोग यहाँ पे आएगा क्लॉटिंग ब्लड। विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इज़ फाउंड इन ऑल ब्लड वेसल्स, ऐसी कौन सी लेयर है जो तमाम में पाई जा रही है, ऐसी कौन सी लेयर है। तो जो सब में कॉमन ब्लड वेसल है वो है एंडोथेलियम, क्योंकि सबका अंदरूनी हिस्सा एंडोथेलियम से ही बना है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एन अडल्ट ह्यूमन,
तो वो है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और उसे क्या करती है, लंग्स से हार्ट से लंग्स तक पहुँचाती है। विच व्हेन फाइब्रिनोजन मेक्स ब्लड क्लॉट इट्स सेपरेट फ्रॉम ब्लड एंड द रेस्ट इज, तो आएगा यहाँ पे सीरम। विच हार्ट चैम्बर है द थिकेस्ट वाल, ऐसा कौन सा हार्ट चैम्बर है जिसके अंदर थिकेस्ट वाल होती है? तो इसका आंसर है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि सब में ज़्यादा पंप यही करता है तो ज़्यादा प्रेशर इसी पे पड़ता है। तो द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू ओकर्स इन, मतलब कि किनका ब्लड का और टिश्यू में से जो मटेरियल उनका एक्सचेंज किसके ज़रिए होता है, कैपिलरीज के ज़रिए होता है। आगे ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वैन, क्योंकि ऑल वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जबकि पल्मोनरी वैन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आगे है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी। तो लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ़ द बाइकप्सिट वाल्व इज डैमेज, अगर बाइकप्सिट वाल्व डैमेज हो जाए तो विच फ्लो ऑफ ब्लड विल बी अफेक्टेड, तो कौन सा ब्लड अफेक्ट होगा, बताओ आप लोग कौन सा होगा? तो मैं बता देती हूँ, फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि 10 एमसीक्यूज का आंसर ए है। तो शॉर्ट की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके देख लेना। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।